नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेदांश इंस्टीट्यूट। आज हम आपको बताएंगे बाल मनोविज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पर हम वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं और हमारा टारगेट है 1500 से ऊपर क्वेश्चन बनाने का और वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 पर 50 के आसपास हमने क्वेश्चन यहाँ पर सेटअप किए हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। तो देर न करते हुए हम चलते हैं आगे। जो यूपी टेट और सी टेट की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है। तो यहाँ पर किसने दिया है, कर्ट लेविन। किसने दिया, कर्ट लेविन। और इसको याद कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। क्षेत्र सिद्धांत, अब यहाँ पर है क्या चीज़, क्षेत्र सिद्धांत और यहाँ पर कर्ट लेविन। तो ये ऐसे समझ लीजिए, क्षेत्र जो सिद्धांत होता है ये बहुत बड़ा होता है और कर्ट लेविन यहाँ पर लफ्ज़ पकड़िए, यहाँ पर क्या पढ़िए, लब पकड़ना है आपको। लब का क्षेत्र कितना होता है, बहुत बड़ा होता है। आप यहाँ से शॉर्ट मेथड से याद कर सकते हैं कि क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया। तो क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, कर्ट लेविन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो कर्ट लेविन जर्मनी, क्या शब्द आ रहा है, जर्मनी। अब ऐसे कैसे याद करेंगे इसको माइंड सेटअप करने के लिए, जैसे कि लब करने के लिए क्या हुआ, बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लब करने के लिए बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है, जर्मनी। तो यहाँ पर मनी शब्द छिपा हुआ है। क्या शब्द छिपा हुआ है, मनी। तो मनी शब्द और लब, तो यहाँ पर ऐसे पकड़े, लब के लिए क्या, बहुत अधिक मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मनी शब्द आ जाता है, जर्मनी। आगे चलते हैं दोस्तों। गेस्टाल्टवादी क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गेस्टाल्टवादी क्या है। गेस्टाल्टवादी जो है वो जर्मनी के विद्वानों का समूह है। क्या है, जर्मनी के जो विद्वान थे उनका एक समूह है गेस्टाल्टवादी। और उस समूह में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, जैसे कि पहला कोहलर, कोफा और वर्धमान। कभी कभी कोफा का कोफका भी आ जाता है, बहुत सी बुकों में है कोफका भी लिखा होता है, तो उसमें कन्फ्यूजन मत होना। तो कोहलर हैं, कोफा हैं और वर्धमान है। तो यहाँ पर कोहलर जैसे शब्द आ जाता है कि इन्होंने कौन सा प्रयोग किया था, जो गेस्टाल्टवादी हैं। तो गेस्टाल्टवादी ने किस जानवर पर प्रयोग किया था, ये शब्द आ जाता है। तो चिंपैंजी बंदर एक शब्द आता है, चिंपैंजी बंदर। और जिसका प्रयोग किसने किया था, कोहलर ने किया था। और उनके मदद करने वाले कोफा और वर्धमान भी हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, कर्ट लेविन किस संप्रदाय, यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है, संप्रदाय। तो याद करेंगे, कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे। संप्रदाय शब्द आ रहा है और समर्थक थे। तो कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो संज्ञानवादी। किस संप्रदाय के थे, संज्ञानवादी के समर्थक थे। संप्रदाय के केवल ये क्या थे, समर्थक थे। आगे चलते दोस्तों। क्षेत्र सिद्धांत को, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है। तो पहला क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। दूसरा क्या है, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत। और तीसरा क्या है, बाल दिशा मनोविज्ञान। क्या है, बाल दिशा मनोविज्ञान। आगे चलते हैं दोस्तों। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है। तो क्षेत्र का अर्थ क्या क्या है, यहाँ पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र। जो कर्ट लेविन जिस सिद्धांत पर काम कर रहे थे उनका क्षेत्र क्या क्या था, दो क्षेत्र थे। जो शिक्षा के क्षेत्र पर काम कर रहे थे, इस पर शोध कर रहे थे, और स्वास्थ्य के क्षेत्र के विषय में ये शोध कर रहे थे, इसी विषय में जानकारी दे रहे थे। आगे चलते दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अधिगम का श्रेणी क्रम लिखा हुआ है। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत तो किसने दिया है, रॉबर्ट गैने ने। किसने दिया है, रॉबर्ट गैने ने। आगे चलते हैं दोस्तों। रॉबर्ट गैने किस संप्रदाय के समर्थक थे। रॉबर्ट गैने किस संप्रदाय के समर्थक थे। यहाँ पर संप्रदाय पूछा जा रहा है, तो ये कौन है, संज्ञानवादी। कैसे,
संज्ञानवादी। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। आगे चलते हैं। रॉबर्ट गेने कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रॉबर्ट गेने कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो कहाँ के थे? अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। आगे चलते हैं। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ लिए। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? यहाँ पर अधिगम की प्रक्रिया को बांट रहे हैं और बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए, मतलब बालक का जिस समय से विकास होता है धीरे धीरे करके, उसी तरह अधिगम की प्रक्रिया को भाग में बांट रहे हैं। तो उन्होंने कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। पहला क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर पहला संकेत है तो पहला ही है संकेत रहेगा, दूसरा मत लिखना। पहला संकेत, दूसरा उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, पांचवा बहु विवेदन अधिगम, छठा प्रत्यय अधिगम, फिर सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। तो यहाँ पर ये 8 भागों में उन्होंने बांटा, अधिगम की प्रक्रिया को 8 भागों में बांटा। और क्वेश्चन यहाँ से और बनते हैं, कैसे कि पहला क्रम के हिसाब से हमने कहा याद करने हैं। तो यहाँ पर पहला क्रम किसका आ रहा है? संकेत। और लास्ट वाला क्रम किसका आ रहा है? अंतिम जो अधिगम समाधान दिया था उन्होंने समस्या का समाधान सबसे लास्ट पर है। तो भी क्वेश्चन बन गया, सबसे अंत वाला अधिगम बताना है तो समस्या समाधान आता है, तो प्रारंभ वाला अधिगम बताना है तो वो संकेत क्वेश्चन आता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट वाला पूछ लेता है और प्रारंभ वाला पूछ लेता है एग्जाम में। तो यहाँ पर से याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर, देखो आगे ना दोस्तों, देखो क्या पूछ रहा है, सबसे निम्न स्तर, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो गया यहाँ पर उच्चतम स्तर। क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम पूछ रहा है और 11 में क्या पूछ रहा है? निम्न पूछ रहा है। तो रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर, सबसे निम्न स्तर जो हमने पहले बताया क्या है? संकेत अधिगम। क्या है? संकेत अधिगम। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो सबसे लास्ट में हमने क्या देखा था? समस्या समाधान। तो सबसे लास्ट में समस्या समाधान आ रहा है, तो उच्चतम है ये, और जो स्टार्ट पर आ रहा है वो निम्न स्तर है। आगे चलते हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो सभी मनोवैज्ञानिकों का अपना अलग अलग मत है, तो यहाँ पर केवल रॉबर्ट गेने की बात याद रखेंगे, इनके अनुसार, और इन्होंने जो अपना लिखा है सोच समझ के। तो रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो बालक का जो अधिगम है, जो लर्निंग है, जो सीखने का काम है, तो यहाँ पर 12 वर्ष के उपरांत, 12 वर्ष के उपरांत वो अधिगम पूरा हो जाता है। तो उनका कहने के अनुसार ये है, उनका मतलब ये है कि बालक जब 12 वर्ष का हो जाता है, जब वो अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है, मतलब यहाँ पर दूसरे की हेल्प वो कम लेता है, उसके पास जो भी समस्या होती है, जो भी समस्या उसके सामने प्रोवाइड होती है, उस समस्या का समाधान इतना सामर्थ्य हो जाता है खुद कि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है, उतना उतनी क्षमता आ जाती है, उतना सोचने समझने की क्षमता उसके विकसित हो जाती है कि अपनी समस्या का समाधान 12 वर्ष के उपरांत बालक करने लगता है। इसके पहले क्या होता है? किसी न किसी का सहारा लेता है। तो यहाँ पर इनके अनुसार है, रॉबर्ट गेने के अनुसार। आगे चलते हैं। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत देखो क्या आ रहा है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पावलोव ने दिया। किसने दिया? पावलोव ने दिया। तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव। और ये क्वेश्चन है, पावलोव ने किस जंतु पर प्रयोग किया था? तो पावलोव ने किस जंतु पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। और कुत्ते की लार वगैरह चेक कर रहे थे ये, तो कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। कैसे याद करेंगे? रूस के हैं। पावलोव कहाँ के हैं? रूस के हैं। ऐसे इसको याद कर लेंगे, जो इनका कुत्ता था, पावलोव का जो कुत्ता था, इन्होंने अपने कुत्ते का नाम क्या रखा था? रूसी। ऐसे याद कर लेंगे, इनके कुत्ते का नाम रूसी था, तो रूसी से हम लोग पकड़ेंगे पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूसी के थे, सॉरी रूस। आगे चलते हैं दोस्तों।
पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक, यहाँ पर संप्रदाय फिर देखो शब्द आया है कि पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे। तो पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो यहाँ पर पावलोव किस संप्रदाय के थे, व्यवहारवादी थे। कैसे थे, व्यवहारवादी थे। आगे चलते हैं। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डमरू पर बंदर का नाचना मतलब जब मदारी क्या करता है, जब डमरू बजाता है तो बंदर को नई प्रैक्टिस दी जाती है, तो बंदर क्या करता है उतने समय नाचने लगता है जब इसे डमरू की आवाज़ निकलती है। तो ये जो सिद्धांत है या बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। किस सिद्धांत पर, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। आगे चलते हैं। खेत में बिजूका का खंड करना एवं खेत में बिजूका का खंड करना एवं उसे देखकर पंछियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सॉरी फिर से पढ़ते हैं। खेत में बिजूका का खड़ा करना, बिजूका जानते हैं, जैसे कि आप लोग देहात या गांव में जाएंगे तो खेतों में क्या करते हैं, एक पुतला बना करके खेत के बीच में लगा दिया जाता है, जो कि हवा पड़ने पर वो पुतला क्या करता है, हिलता है, जिससे कि खेत के बीच में जाने वाले जानवर उससे डरने लगते हैं, जैसे कि नीलगाय हो गया और बहुत से जानवर हो गए, तो उसको देखकर डरते हैं। और जैसे कि जो पंछी वगैरह आ गए हैं तो उसको देख करके पंछी क्या करते हैं, भागने लगते हैं, उनको डर लगता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब जो बिजूका का खड़ा रहना खेतों पर और उसको देखकर पंछियों का भागना सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पूरा जो सिद्धांत है किस सिद्धांत पर करता है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। ऊपर क्या था, डमरू पर बंदर का नाचना है, पर डमरू काम कर रहा है तो उसको देख करके बंदर नाच रहा है, मतलब कि एक बार से उछल कूद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डमरू जब हिलता है तो बंदर नाचता है, तो भी शास्त्रीय अनुबंध। ऐसे यहाँ पर बिजूका का खड़ा होना, ये भी हिलेगा, इसको देखकर पंछियों का क्या भागना नाचना जो भी है, भागना एक बार से यहाँ पर तो भागेंगे, तो यहाँ पर भी वही है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। क्या है, दोनों में शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। सुल्तान नाम, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था। जो सुल्तान नाम का बंधु क्या था, चिंपैंजी था, तो किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, कोहलर ने। किसने किया था, कोहलर ने। और कितने चिंपैंजी का इस्तेमाल उन्होंने किया था, 6। और जो कि चिंपैंजी जिन पर ज़्यादा प्रयोग कर रहे थे उस चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान नाम था। आगे चलते हैं। कोहलर किस संप्रदाय के थे, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे। तो कोहलर किस संप्रदाय के थे, संज्ञानवादी। आगे चलते हैं। चूहे पर अपना प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। चूहे पर किसने किया था, स्किनर ने किया था। चूहे पर क्या, स्किनर ने एक जानवर और किस पर किया था, कबूतर पर किया था। किस पर किया था, कबूतर पर भी किया था, किसने, स्किनर ने। और चूहे पर अपना प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, एक तो स्किनर हो गया और थॉर्नडाइक भी हैं। थॉर्नडाइक ने क्या किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था और चूहे पर प्रयोग किया था, परंतु ज़्यादा बिल्ली पर ही जाता है। थॉर्नडाइक ने पहला आंसर बिल्ली पर जाता है, फिर दूसरा कम प्रोबेबिलिटी पर चूहा जाता है। और यहाँ पर क्या है, चूहे पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, स्किनर ने किया था, और कबूतर भी किया था। आगे चलते हैं। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे। तो स्किनर को याद कर लेना, किस संप्रदाय के थे, व्यवहारवादी। कैसे थे, व्यवहारवादी। आगे चलते हैं। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है। यदि कोई नई रचना करता है, नई रचना का कार्य सीखना है, मतलब कोई काम कर रहे हो उसको नए ढंग से नई रचना कर रहे हो, सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है। यहाँ पर एक सिद्धांत बल देता है, तो उस सिद्धांत का नाम क्या है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जैसे कि कोहलर ने बंदर पर प्रयोग किया था, तो बंदर क्या है, एक पिंजरे पर बंद था और ऊपर क्या कर दिया था, कोहलर ने केले लटका दिए थे, नीचे एक डंडा रख दिया था, बॉक्स भी रखा था दूसरे सिद्धांत पर, दूसरे जब प्रयोग कर रहे। तो बंदर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने दो डंडा या 3 डंडा जो भी थे उसको बांधने की प्रैक्टिस की। बंदर ने रस्सी पड़ी हुई थी तो बांधने प्रैक्टिस ही, डंडा लंबा हो गया, उससे मार के केला खा लेता है। तो वहाँ पर एक अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ही लागू होता है कि एक नए रचनात्मक कार्य, तो उसने बंदर ने क्या किया, एक रचना की, अपने हिसाब से एक रचनात्मक कार्य किया था। और दूसरा क्या था, बॉक्स। वहाँ पर
कोयलर ने क्या कर दिया था, 2-3 बॉक्स रख दिया था पिंजरे के अंदर और बंदर हो गया था अंदर, और ऊपर केले लगे थे। तो बंदर का दिमाग नहीं काम कर रहा था, केले कैसे। तो कुछ देर बाद उसने क्या किया, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा, जिससे कि ऊंचाई बढ़ गई, और उस पर चढ़ करके बंदर ने क्या कर लिया था, केले खा लिए थे, केले निकाल लिए थे। तो यहाँ पर भी उसने एक रचना ही तो की है, एक नए रचनात्मक कार्य कहते किया। तो वहाँ पर पूरा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ही बनता है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यदि पूछा जाए किसने दिया, तो यहाँ पर भी कोयलर ही शब्द आएगा। आगे चलते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने, देखो क्वेश्चन आ गया, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, कोयलर ने दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है। यदि मानसिक रूप, यहाँ पर क्या शब्द है, मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने का सिद्धांत उपयोगी है। मानसिक रूप से मंद बालक है, मंद बालक क्या, मानसिक रूप से, यदि उसको सिखाना है तो कौन सा सिद्धांत होगा, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। कौन सा होगा, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, संज्ञानात्मक सिद्धांत, यहाँ पर संज्ञानात्मक शब्द भी है और सिद्धांत है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, ब्रूनर ने दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम, जैसे कि मानव का जो विकास होता है, मानव का विकास एक वंशानुक्रम पर आधारित होता है और दूसरा वातावरण पर भी डिपेंड करता है। जैसे कोई बालक जन्म लेता है तो उसका वंशानुक्रम का प्रभाव तो पड़ेगा ही, परंतु वो किस माहौल में जन्म लिया है, वहाँ का माहौल कैसा हो, तो माहौल पर भी डिपेंड करता है। वहाँ का वातावरण कैसा है, तो वातावरण का प्रभाव बच्चे पर धीरे धीरे जरूर पड़ता है। तो यहाँ पर जो योगदान होता है वंशानुक्रम का तो होता है, साथ ही साथ वातावरण का भी पड़ता है। आगे चलते दोस्तों। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। यदि प्राथमिक विद्यालय बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। फिर से देखो, प्राथमिक जैसे विद्यालय छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बालक के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। यदि बालक स्वयं पर अनुभव करता है तो जल्दी सीखता है, स्वयं पर अनुभव करेगा, कोई भी काम करेगा, यदि कोई तुम ही हो, कोई भी काम स्वयं करोगे तो उसका अनुभव एक अलग होता है, और स्वयं से कोई भी चीज़ सीखते हो तो वो हमेशा के लिए बना रहता है। तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव सबसे बेटर होता है। आगे चलते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से, अपने व्यवहार से नहीं, दूसरे के व्यवहार मतलब दूसरा क्या कर रहा है उसको देख करके यहाँ पर सीख रहा है। मतलब कि वो समाज में बच्चा जब रहेगा वो जैसा ही देखेगा समाज में वैसा ही सीखता है। तो ना कि प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर रहा है, यहाँ पर दूसरों को देख कर सीख रहा है। खुद अनुभव मतलब कि खुद काम नहीं कर रहा है उस पर। जैसे कि समाज में बच्चा होता है, छोटा बच्चा अपने सामने आप मोहल्ले में जैसा देखता है वैसा ही धीरे धीरे उसके दिमाग डेवलप होता है, समाज में जैसे रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से, को क्या कहा जाता है, सामाजिक अधिगम। दूसरे के व्यवहार से सीखेगा तो ये समाज का ही तो अधिगम है, तो सामाजिक अधिगम। आगे चलते हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। चेतन कितने हैं स्तर हैं, 3 स्तर हैं। फिर से पढ़िए, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है, सिद्धांत कौन सा व्यक्त करता है कि मानव का जो मस्तिष्क है एक बर्फ की बड़ी चट्टान है। मानव का जो मस्तिष्क है बर्फ की एक चट्टान है बहुत बड़ी सी, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है। मतलब कि उस बर्फ की चट्टानें बहुत सा ज्ञान जो है एक छिपा रहता है एक बार से, उसे बस जगाने की जरूरत होती है। एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। क्या, चेतन के 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर। तो ये किस सिद्धांत पर है, मनोविश्लेषण। किस पर है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और ये बात आती है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, किसने दिया है, तो यहाँ पर हमारे कौन से है, फ्रायड। कौन सा मनोवैज्ञानिक है, फ्रायड ने दिया है। आगे चलते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है।
बौद्धिक विकास। अवधारणा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अवधारणा है, अवधारणा का विकास क्या है, बौद्धिक विकास। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं। तो कि यहाँ पर व्यक्तिगत शिक्षार्थी मतलब कि एक एक करके, व्यक्तिगत है सामूहिक नहीं, यहाँ पर एक होता है सामूहिक, एक होता है व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विकास की दर मतलब कि सभी व्यक्ति पर अलग अलग दर से ही विकास होता है, सब में बराबर विकास नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा धीमी गति से डेवलप होता है, ठीक है, उसका विकास का दर अलग होता है, और दूसरे बच्चे का विकास का दर अलग होता है। वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, सबका एक ही जैसे नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए, सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा। आगे क्या है, वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। जो यहाँ पर वाइगोट्स्की मनोवैज्ञानिक है और बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण देते हैं, वहाँ पर किस कारक को देते हैं, सामाजिक कारक को महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। आगे चलते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चे के रोने का कारण क्या है, यहाँ पर दादी ने बच्चे को लिया उसकी माँ की गोद से तो बच्चा रोने लगा, और कोई व्यक्ति लेगा तो रोने लगेगा मान लो। तो यहाँ पर जो बच्चे का रोने का कारण वो है क्या, संवेगात्मक दुश्चिंता। एक उसके अंदर चिंता होने लगती है बच्चों के अंदर कि वो अपने हिसाब से कि पता नहीं वो किस टाइप से उसको गोदी में लेगा, एक उसकी भावना होती है बच्चे की जो कि संवेगात्मक दुश्चिंता कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो यहाँ पर कैसा है, लिखना है, कैसा है, लिखना। अगला क्वेश्चन क्या है, किशोर का अनुभव कर सकता है। किशोर डॉट 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 का अनुभव कर सकता है, कैसा है, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकता है कौन, किशोर। किशोर होता है, बाल्यावस्था होती है, शिशुअवस्था होती है, जो किशोरावस्था होता है, यहाँ पर किशोर बोला गया है। किशोर जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो यहाँ पर क्या है, नर्सरी की बात कर रहा है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत, यहाँ से नर्सरी कक्षा शुरुआत हो गई, करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा क्या है, मेरा परिवार। क्या है, मेरा परिवार, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो ज्ञान प्राप्त करता है वो परिवार से ही स्टार्ट होता है, परिवार से ही सीखना प्रारंभ करता है, वो भी माँ से। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग क्या है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कथन किसने कहा है, ये कथन किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा। आगे चलते हैं। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वनिम। क्या है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपनी डॉट के प्रति कठोर होते हैं, कठोर होंगे। तो जो पूर्वग्राही किशोर हो या किशोरी हो वो अपनी समस्या के प्रति क्या होते हैं, कठोर होते हैं, अपनी यहाँ पर समस्या के प्रति कठोर होते हैं। आगे क्या है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। कहने का मतलब यहाँ पर बालिका जो हैं वो बालकों की अपेक्षा बाल्यावस्था में तेज़ी से बढ़ती हैं। इतने समय क्या होते हैं, जो बालक होते हैं वो उनकी गति धीमी होती है, परंतु जो बालिकाएं होती हैं उनकी गति बाल्यावस्था में बालकों की तुलना में ज़्यादा होती है। और जबकि बालकों की लंबाई जो होती है वो किशोरावस्था में बालिकाओं की लंबाई से ज़्यादा होते हैं। आगे चलते हैं। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण मतलब कि दिवा स्वप्न देखना और भाषा का कूटकरण की अवस्था कौन होती है, किशोरावस्था होती है। आगे चलते हैं।
विकास के संबंध में सही कथन है, विकास के संबंध में सही कथन। तो यहाँ पर विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। विकास क्या होता है? डेवलपमेंट। एक विकास होता है, एक अभिवृद्धि होता है। तो विकास, यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रहा है। विकास के संबंध में सही कथन क्या होना चाहिए? विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन होता है, जो कि सभी पक्षों को लेता है। यहाँ पर संपूर्ण पक्ष में परिवर्तन होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? डेवलपमेंट, विकास कहते हैं। आगे क्या है? विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है। सही है। यह सिद्धांत किसने कहा है? विकास जो होता है एक ही दिशा पर नहीं चलता है, ये चारों तरफ डेवलप करता है, सभी क्षेत्रों में समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे जैसे टाइम डेवलप होता है उसी तरह विकास डेवलप होता रहता है, सभी चारों दिशाओं में होता है। यह सिद्धांत किसने बताया है? कौन बताता है? तो ये सिद्धांत किसने बताया है? वर्तुलाकार। क्या होता है? सिद्धांत बताता है, क्या कहलाता है? वर्तुलाकार। आगे चलते हैं। जन्म के समय शिशु रोता है। जन्म के समय शिशु रोता है। आप लोग सब जानते हैं कि जन्म के समय क्या करता है बच्चा? जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो वो रोने लगता है। उसके रोने का कारण क्या होता है मालूम है? क्योंकि वहाँ पर क्या, वातावरण के परिवर्तन के कारण, जिस वातावरण में वे भ्रूण अवस्था में था, गर्भावस्था में था, तो वहाँ का वातावरण दूसरा था। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसका वातावरण बदल जाता है। एक बार से टेम्परेचर भी बदलता है और माहौल भी बदलता है। तो वातावरण के परिवर्तन के कारण बच्चा क्या करता है? रोने लगता है। शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? पिता के प्रति श्रद्धा का भाव। देखो यहाँ पर क्या है? शैशवावस्था है। शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता, यहाँ पर बालिकाएं अपने पिता हैं और बालक अपनी माँ के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। तो यहाँ पर बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं। तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्लार्क और बीर्च, ये क्या है? क्लार्क और बीर्च ने, मनोवैज्ञानिक है, ने नर चिंपैंजी के शरीर में, ये क्या कर रहे थे? क्लार्क और बीर्च मनोवैज्ञानिक हैं, ये नर चिंपैंजी पर प्रयोग कर रहे थे। चिंपैंजी कौन सा था? नर था, ना कि मादा था। तो इन्होंने क्या किया था? शरीर में, नर चिंपैंजी के शरीर में क्या कर दिया था? स्त्री हार्मोन प्रवेश कर दिया था। स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे इन्होंने। था वो चिंपैंजी नर, परंतु उस नर चिंपैंजी के शरीर में क्या कर दिया था? मादा चिंपैंजी का हार्मोन्स प्रवेश कराया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन क्या है? बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। इन्होंने क्या किया? बालक का विकास वंशानुक्रम होता है और वातावरण का है। यहाँ पर योगात्मक और गुणात्मक होता है। तो जो वंशानुक्रम और वातावरण होता है, जो विकास की बात हो रही है यहाँ पर, विकास जो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर प्रभाव पड़ डालता है, दोनों के प्रभाव से यहाँ पर बालक का विकास होता है। तो दोनों के क्या होता है? गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल होता है। अगला क्या क्वेश्चन? जीवन का सबसे कठोर काल क्या होता है? जीवन का सबसे कठोर काल किशोरावस्था होता है, ना कि शिशुअवस्था। कोई भी कठोर नहीं होता है, ना तो बाल्यावस्था होता है। यहाँ पर सबसे कठोर काल जो होता है, सबसे कठिन काल जो होता है, वो होता है किशोरावस्था। आगे क्या है? बालक के अस्थायी दांतों की संख्या। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अस्थायी मतलब क्या है? यहाँ पर दूध के दांत होते हैं जो कि गिर जाएंगे, स्थायी नहीं होते हैं। ये समय के साथ साथ क्या है? 6 साल तक निकलते हैं और ये सब क्या है? गिर जाते हैं। फिर 6 साल से, 5 से 6 साल से फिर क्या है? स्थायी दांत निकलने लगते हैं। आगे चलते हैं। क्या है? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? तो यहाँ पर क्या दिया? बच्चों के बौद्धिक विकास की बात कर रहे हैं। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान के द्वारा की गई थी? तो ये किसने की गया था इसको? जीन प्याजे द्वारा। बच्चे की 4 विशिष्ट अवस्था इन्होंने बताया था। किसने किया था? जीन प्याजे के द्वारा। जीन प्याजे ने किया था।